नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शनिवार से 2 दिवसीय मलेशिया दौरा। अपने समकक्ष अनवर इब्राहिम के साथ करेंगे वार्ता। व्यापक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की करेंगे समीक्षा। लोकसभा में शुक्रवार को भी हुआ हंगामा। अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के रवैये पर जताई नाराजगी। राज्यसभा में रेल मंत्री ने केरल के लिए रिकॉर्ड रेल बजट आवंटन की दी जानकारी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने डिजिटल कृषि पहलों के अंतर्गत हुए कार्यों का दिया ब्यौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सीमा चौकियों पर जवानों का बढ़ाया मनोबल। बीएसएफ के लिए कल्याणकारी योजनाओं का किया उद्घाटन। जम्मू के लोक भवन में शहीदों के परिवारों को सौंपे अनुकंपा नियुक्ति पत्र। भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-3 का किया सफल परीक्षण। सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया परीक्षण। भारत ने छठी बार जीता अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप। फाइनल में इंग्लैंड को 100 रनों से हराया। वैभव सूर्यवंशी ने खेली 80 गेंद में 175 रनों की रिकॉर्ड तोड़ पारी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एशिया की कूटनीति में एक अहम अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मलेशिया दौरा भारत मलेशिया संबंधों को नई ऊर्जा और नई दिशा देने की तैयारी है। रणनीतिक साझेदारी से लेकर व्यापार, संस्कृति और जनसंपर्क तक हर मोर्चे पर रिश्तों की गहराई बढ़ाने का अवसर है। ये दौरा आसियान और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की सक्रिय भूमिका को और मजबूत करेगा। तो चलिए आपको इस राजनयिक यात्रा की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। शनिवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय मलेशिया दौरा द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने का अवसर होगा। पीएम राजधानी कुआलालंपुर में अपने समकक्ष अनवर इब्राहिम के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत मलेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। व्यापार है, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर सेक्टर और डिजिटल इकोनॉमी और दूसरे शिक्षा के अंदर और हेल्थ केयर के अंदर, इसके अलावा और लोगों के बीच आदान प्रदान जैसे सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बहुत सारे डिस्कशन होगा इस विजिट में, क्योंकि हर एक सेक्टर के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे डिस्कशन हो चुके हैं, मगर इस विजिट के अंदर दोनों प्रधानमंत्रियों का जो निर्देश पर इसको कैसे प्रगति लिया जाए उसके ऊपर ध्यान दिया जाएंगे। पीएम की मलेशिया की यह तीसरी यात्रा है। इससे पहले 2015 और 2018 में उनके दौरों ने द्विपक्षीय सहयोग को बहुत मजबूती दी थी। 2024 में दोनों देशों ने द्विपक्षीय रिश्तों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला किया था। मलेशिया भारत की एक्ट ईस्ट नीति का प्रमुख भागीदार, महासागर विजन का हिस्सा और हिंद प्रशांत विजन का साझेदार है। पीएम का दौरा आसियान क्षेत्र के साथ सहयोग में विस्तार की दिशा में भी अहम कदम है। पीएम वहां भारत मलेशिया सीईओज फोरम में मलेशिया के शीर्ष बिजनेस लीडर्स से भी मिलेंगे। भारत मलेशिया आर्थिक सहयोग की बात करें तो दोनों देशों में लगभग 20 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है। मलेशिया में 200 से अधिक भारतीय कंपनियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री मलेशिया में भारतीय समुदाय से भी संवाद करेंगे। वहां बसे 29 लाख भारतवंशी दोनों देशों के संबंधों की डोर को और मजबूत बनाते हैं। बेस्ट थिंग ये है, भारत और आसियान का अगर टाई अप हुआ है जो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, उससे हम जैसे भारतीय बिजनेसमैन को मलेशिया और आसियान में बिजनेस करने की बहुत सरलता और बहुत अच्छी फाइनेंशियल सपोर्ट्स मिले हैं। बीते कुछ वर्षों में भारत मलेशिया रिश्ते तेजी से आगे बढ़े हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान में इजाफा हुआ है, पर्यटन सहयोग का विस्तार हुआ है। एक दूसरे के लिए वीजा नियमों में नरमी से लोगों से संपर्क मजबूत हुआ है। ऐसे में पीएम का दौरा
दोस्ती की नई इबारत लिखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे से उभरते हुए सेक्टर्स में सहयोग में विस्तार तो होगा ही, साथ ही साथ भारत और मलेशिया के रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। अपने सहयोगी मेघना देव और कैमरामैन विनय तिवारी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, कुआलालंपुर। और मलेशिया में योग तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। बड़ी संख्या में मलेशियाई लोगों ने भी योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लिया है। देखिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र की कुआलालंपुर से ये विशेष रिपोर्ट। बीते वर्षों में दुनिया भर में योग की लोकप्रियता बढ़ी है। नए नए योग केंद्र खुल रहे हैं और उसमें योग सीखने के लिए लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं कुआलालंपुर में और इस योग केंद्र पर आप देखिए, यहाँ योग टीचर योग सिखा रहे हैं और आप देखिए कि इसमें जो मलेशिया के लोग हैं और जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो योग सीख रहे हैं, नियमित योग सीखते हैं। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो योग की जो लोकप्रियता है, योग के बारे में जो जागरूकता है, वो दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ रही है। और ख़ास तौर पर मलेशिया में कुआलालंपुर में जहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, वहाँ हम देख रहे हैं कि नए नए योग सेंटर खुल रहे हैं। योग सीखने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। We thank the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, for introducing yoga to all Malaysians and also the whole world. मलेशिया में सब तरह की नेशनैलिटीज़ रहते हैं यहाँ पे, चाइनीज़, मले और इंडियंस, पर सारी नेशनैलिटीज़ योगा करती हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके योगा को स्प्रेड करा है। It made more people around the world aware of yoga, and people come to love. Even I'm not from India, and I fell in love with yoga. And along the way, I learned a lot about myself and the art of yoga as well. Here in Malaysia has taken, I would say, a great development, especially after COVID. Everybody is more concerned about mental health and how do they deal with stress and pressure. And I think a lot of people have moved towards yoga. कुआलालंपुर में योग सिखा रहे शिक्षक बताते हैं कि 2014 के बाद बड़ा बदलाव आया है कि जो इंडियन हाई कमीशन है वहाँ से लगातार सपोर्ट मिलती है, उनसे बातचीत होती है कि कैसे योग को घर घर तक मलेशिया में पहुँचाया जा सकता है। और उसके बाद जागरूकता बढ़ी है, संख्या बढ़ी है छात्रों की, सीखने वालों की। और आप देखें कि योग सेंटर्स पे बड़ी संख्या में लोग आते हैं योग सीखने के लिए, और कई बार तो उन्हें अलग अलग समय के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है कि कब वो क्लास में योग सीखने आए। तो एक बड़ा बदलाव आया है। हम देख रहे हैं कि योग को लेकर न केवल जागरूकता बढ़ी है बल्कि नियमित योग करने वालों की संख्या भी मलेशिया में बहुत बढ़ी है। और उसमें सिर्फ भारतीय लोग नहीं हैं, भारतीय मूल के लोग नहीं हैं, मलेशिया में रहने वाले अलग अलग देशों के लोग मलेशिया के योग सेंटर्स पर योग सीखने आते हैं। कैमरामैन जगमोहन के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, कुआलालंपुर। और वहीं जब सीमा पर निगाह सबसे चौकन्नी होती है तब हौसले को सलाम करने खुद पहुंचे देश के गृह मंत्री। जम्मू कश्मीर की अग्रिम चौकियों पर अमित शाह ने शौर्य और बलिदान को नमन किया। बीएसएफ की भूमिका को देश की सुरक्षा की रीढ़ बताया। सुरक्षा, संकल्प और कल्याण। जम्मू कश्मीर दौरे पर यही संदेश सबसे विशेष रहा। इस दौरे में गृह मंत्री ने शहीदों के परिवारों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। जम्मू में हवाई अड्डे पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गृह मंत्री का स्वागत किया। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के बोबिया बॉर्डर आउटपोस्ट पर शहीद स्मारक अजय प्रहरी पर शहीद जवानों के त्याग, अटूट समर्पण, अदम्य साहस और शौर्य को नमन किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर की बोबिया की सीमा चौकी की दौरा कर मौजूदा सुरक्षा स्थिति का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के गुरनाम बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा कर सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। मैं जब भी बीएसएफ की चौकी पर जाता हूं, बॉर्डर पर जाता हूं, हमेशा आप सभी से कर्तव्य बोध और कर्तव्य निर्वहन दोनों गुणों को सीख कर वापिस जाता हूं कि अपने मन के अंदर लगन के साथ कर्तव्य का निर्वहन कैसे करते हैं। इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण सभी सेवाओं में अगर कोई है
तो बीएसएफ के मेरे जवान हैं जो सीमा पर लगे रहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा प्रहरियों के लिए 6 कल्याणकारी योजनाओं का ई लोकार्पण और ई शिलान्यास भी किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ के बेहतरीन काम की सराहना की। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ के शौर्य और वीरता एक प्रकार से 6 दशक के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय बनकर रहा है। उस कठिन घड़ी में भी आप सभी ने हम सीमा के प्रहरी है ये भाव को हमेशा के लिए उज्जवल रखा और बुलंद रखा। 118 पोस्ट और 3 आतंकी लॉन्च पैड जम्मू कश्मीर फ्रंटियर ने ध्वस्त किए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार द्वारा बीएसएफ के जवानों के कल्याण के लिए एक योजना लाने का भी वादा किया। अमित शाह ने जम्मू के लोक भवन में शहीदों के परिवारों से मुलाकात कर उन्हें अनुकंपा नियुक्ति पत्र दिए। भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित जम्मू कश्मीर के बोबिया बॉर्डर आउटपोस्ट पर बीएसएफ के जवानों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बड़ा खाना में शामिल हुए। उन्होंने जम्मू लोक भवन में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक की। नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश में कैब सेवाओं के क्षेत्र में एक नई शुरुआत हुई है। दरअसल सरकार के सहकारी मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी अब सड़कों पर दौड़ने लगी है। सरकार का दावा है कि भारत टैक्सी यात्रियों को किफायती किराए पर यात्रा करवाएगी और ड्राइवरों की आमदनी भी बढ़ाएगी। लेकिन ये नई टैक्सी सेवा बाकी ऐप आधारित सेवाओं से कितनी अलग है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता देवांशु मल्होत्रा ने भारत टैक्सी के यात्री और ड्राइवर दोनों से खास बातचीत की है। देखिए एक खास रिपोर्ट। भारत में मोबिलिटी सेक्टर में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। दरअसल भारत सरकार ने भारत टैक्सी को लॉन्च किया है। सरकार का ऐसा दावा है कि भारत टैक्सी न केवल यात्रियों को किफायती यात्रा करवाएगी बल्कि नो कमीशन के तहत ड्राइवर्स के हाथ मजबूत करेगी। फिलहाल हम मंडी हाउस पर मौजूद हैं और हमारे साथ एक यात्री हैं जो कि मंडी हाउस से कनॉट प्लेस जाना चाहते हैं। सबसे पहले हम इनका अनुभव जानेंगे कि आखिर इनका अनुभव कैसा है भारत टैक्सी को लेकर। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आप मंडी हाउस से कनॉट प्लेस जाना चाहते हैं। पहले कितना किराया लगता था टैक्सी में, अब कितना लग रहा है, कैसा अनुभव है? जी, पहले किराया ज़्यादा लगता था और अब जब से मैं भारत टैक्सी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये ऐप जो है, तब से कम किराया लगने लगा है और बहुत ही इजीली है और जल्दी गाड़ियाँ आ जाती हैं। तो मैं अभी वहाँ मुझे सीपी जाना है तो मैं उसके लिए बुक करता हूँ। कितना लगभग किराया दिखा रहा है? लगभग ये 110 रुपीज़ दिखा रहा है। चलिए हम आपके साथ चलेंगे क्योंकि हमें न केवल आपका एक्सपीरियंस जानना है बल्कि ड्राइवर का कैसा अनुभव है ये भी जानना है। मुझे बहुत खुशी है। आइए चलते हैं। तो मैं अभी बुक करता हूँ, आप मेरे साथ चलिए तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। तो इन्होंने इस तरह से ये टैक्सी बुक कर दी है, अभी जस्ट क्लिक किया है और हम ये देखेंगे कि आखिर कितने वक्त में ये टैक्सी जो है वो बुक होती है, कितनी देर में हमारे पास पहुंचती है। देखिए विद इन अ सेकेंड्स, मुश्किल से मुझे लगता है कि 10 सेकंड भी नहीं हुए होंगे, टैक्सी बुक हो चुकी है। मारुति वैगनार है, 110 रुपये ये किराया दिखा रहा है और देख सकते हैं कि रामशरण राम जो कि 1 मिनट में हमारे पास पहुंच रहे हैं। तो ये सर्विस बताती है कि आखिर बाकी टैक्सी सर्विस से कितनी बेहतर है। ये 2 से 2.5 मिनट के अंदर हमारे पास हमारी भारत टैक्सी पहुंच चुकी है और इस टैक्सी के ज़रिए अब हम न केवल यात्री से बल्कि ड्राइवर का भी अनुभव जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाकी कैब सर्विस से भारत टैक्सी कैसे अलग है। राकेश जी के साथ सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और ये सफ़र मंडी हाउस से कनॉट प्लेस का है। एक्सपीरियंस दरअसल हम जानना चाहते हैं कि ड्राइवर और यात्री दोनों का कैसा एक्सपीरियंस है। राकेश जी, बुक हमने करी जिस तरह से ये टैक्सी, बहुत ही जल्दी टैक्सी आ गई 2-2.5 मिनट के अंदर? जी हाँ, ये 2-2.5 मिनट के अंदर ही आ गई और अभी मैं शुरुआत में जब इस्तेमाल किया था इसको तो 1-1 मिनट में जल्दी आ रही थी और ये ओला, उबर और जो रैपिडो अन्य चल रही हैं उनसे बेटर है ये। चलिए हमारे साथ रामचरण जी भी हैं जो कि हमारे चालक हैं, उनसे भी अनुभव जानने की कोशिश करेंगे। रामचरण जी, आपका कैसा अनुभव है? पिछले लगभग ये बताइए कि कितने दिनों से चला रहे हैं आप? 1 मंथ से चला रहा हूँ और अब तक जो है कि बहुत अच्छा मतलब फेयर मिलता है
और सवारी और प्लस हम लोग को भी सवारी को भी अच्छा मतलब फीलिंग होता है, सुरक्षा महसूस होता है कि मतलब ये भारत टैक्सी जो चली है बहुत अच्छी है। अच्छा ये बताइए कि इसमें नो कमीशन है, कोई कमीशन नहीं देना होता आप लोगों सर इसमें अभी कोई कमीशन नहीं है। हाँ जी, जो फेयर आता है सब कुछ ड्राइवर का ही है, इसमें अभी कोई कमीशन नहीं है जी। और बाकी अगर कंपनीज की बात करें, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, 30% कमीशन देना पड़ता है। अच्छा, हाँ 25 से 30%। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो मेडिकल सर्विस है, इंश्योरेंस है, वो भी है इसमें। हाँ जी जी बिल्कुल इसमें है, इंश्योरेंस कराया हुआ है। इंश्योरेंस है। हाँ जी। आपने भारत टैक्सी ज्वाइन करी है यहाँ पर, तो बाकी आपके जो साथी ड्राइवर होंगे, आपके दोस्त वगैरह होंगे, वो भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, अपना रुचि दिखा रहे हैं ये ज्वाइन करने में भारत टैक्सी? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा। ट्रांसपोर्ट विभाग में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो है एक बड़ा क्रांतिकारी कदम भारत टैक्सी का होगा। ये हम और भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, वो ऐसे ही जनता के हित में ऐसे काम करते रहें और ये चीज़ें लाते रहें। जाहिर है हमने इस यात्रा के ज़रिए ड्राइवर और जो यात्री हैं उनका एक्सपीरियंस आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि आखिर उनका कैसा अनुभव है भारत टैक्सी को इस्तेमाल करने का। सरकार की कोशिश ये है कि इस भारत टैक्सी के ज़रिए न केवल यात्रियों को किफ़ायती यात्रा का अनुभव हो, बल्कि जो ड्राइवर्स हैं उनके भी हाथ मजबूत हो, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो। कैमरामैन राकेश के साथ दिवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण में मिसाइल ने सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों को सफलतापूर्वक पूरा किया। सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया अग्नि 3 का परीक्षण भारत की सामरिक क्षमता और रक्षा तैयारियों को और मजबूती देगा। और वहीं नई दिल्ली के स्कोप कॉम्प्लेक्स में दक्ष यानी आकांक्षा, ज्ञान, उत्तराधिकार और सद्भाव का विकास के दूसरे बैच के लिए नेतृत्व क्षमता विकसित करने वाले कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा ने किया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व विकसित करने वाले इस कार्यक्रम में सीबीसी की अध्यक्ष राधा चौहान, सीबीसी की सदस्य अलका मित्तल, एनबीसीसी के अध्यक्ष के पी महादेवन के साथ स्कोप के महानिदेशक अतुल सोपती भी मौजूद रहे। दक्ष के दूसरे बैच के नेतृत्व क्षमता वाले कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में पी.के. मिश्रा ने कहा कि भारत को विकसित बनाने में सार्वजनिक क्षेत्र ग्रोथ इंजन के रूप में रही है। प्रधान सचिव ने जोर देकर कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मानव संसाधन की गुणवत्ता और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाना होगा। पी.के. मिश्रा ने अभिनव और तकनीक आधारित सार्वजनिक क्षेत्र बनाने पर भी जोर दिया। Public sector played a very important role in laying the basic foundation of our development journey after independence, whether it is in infrastructure, whether it is in various basic industries. They were at the commanding height of the economy. Over time, both within the country, in India and globally, had a more predominant role. Also because of there are economic rationale for liberalizing the economy, economic reforms. देश में क्षमता निर्माण इकोसिस्टम को कुशल बनाने के लिए क्षमता निर्माण क्षेत्र में 28 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन हुए हैं। 10 लाख से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। साल 2027 तक 600 संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। अपकमिंग लीडर्स हैं पब्लिक सेक्टर के, जैसे कि जो हमारे जनरल मैनेजर्स, चीफ जनरल मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जो कि आगे चल के बोर्ड मेंबर बनने के लिए काबिल हैं, उनकी अगर हम थोड़ी सी क्षमता विकास करें तो वो लोग बहुत अच्छी तरह से इन पीएसयूज़ को आगे ले जा पाएंगे। और पीएसयूज़ को हम सब कहते हैं दीज आर इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में 15 लाख से अधिक पेशेवर हैं, जिसमें रक्षा, ऊर्जा से लेकर पावर जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इनमें 2000 से अधिक पेशेवरों को भविष्य के नेतृत्व के लिए तैयार करना है। आंकड़ों के मुताबिक देश का 78% सार्वजनिक क्षेत्र मुनाफे में है, जहां से सालाना 37 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा होता है। लगभग 15 लाख एम्प्लॉइज हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर हैं, जिनमें जो है हमने सोचा है कि अगले 3-4 वर्षों में 2000 फ्यूचर फ्लुएंट लीडर्स जो हैं
हम उनको ट्रेन करेंगे। 3 ऑर्गेनाइजेशन को हमने सेलेक्ट किया। 18 महीने के अथक प्रयत्न के बाद अच्छे फीडबैक मिले हैं जो लोग इस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बैच 1 में, और काफ़ी उत्साह है पूरे पब्लिक सेक्टर फ्रेटर्निटी में, क्योंकि हम फ्यूचर फ्लुएंट लीडर्स जो हैं इस दक्ष प्रोग्राम के अंतर्गत क्रिएट कर रहे हैं। देश विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ अग्रसर है। ग्लोबल इकोनॉमी से लेकर जियोपॉलिटिकल क्षेत्र में भले ही ढेरों चुनौतियां हों, देश का सार्वजनिक क्षेत्र मजबूती के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली साहित्य महोत्सव के 14वां संस्करण 6 से 8 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित किया जा रहा है। इस साल महोत्सव की थीम साहित्य, संस्कृति और समृद्धि रखी गई है। 3 दिन तक चलने वाले इस साहित्यिक उत्सव में देश विदेश के प्रतिष्ठित लेखक, कवि, विचारक, पत्रकार, राजनेता और सांस्कृतिक क्षेत्र की जानी मानी हस्तियां शिरकत कर रही हैं। दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल के 14वें संस्करण की शुरुआत हो गई है। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी कि IGNCA में आयोजित साहित्य, संस्कृति और समृद्धि की थीम पर आधारित ये महोत्सव विचारों, संवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भारत का एक समावेशी मंच है। कार्यक्रम का शुभारंभ दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और स्पेन के एम्बेसडर ने किया। विरासत को संजो के रखना है, उस पर गर्व करना है, अपनी संस्कृति पर गर्व करना है, विरासत के साथ अपने साहित्य को दुनिया के सामने सर्वोत्तम साहित्य के रूप में हम गर्व से कह सके, इस तरह के आयोजन बहुत आवश्यक हैं। और ऐसे आयोजन जो हमारी पहचान, हमारा दृष्टिकोण, हमारा कल्चर, हमारा कैलिबर, हमारी सोच और हमारा भविष्य का मार्ग प्रशस्त करे, ऐसे आयोजनों का होना बहुत आवश्यक है। ये संस्करण भारत स्पेन राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हो रहा है, जिसे भारत स्पेन संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का द्विपक्षीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जो सांस्कृतिक संवादों को वैश्विक गहराई प्रदान करता है। 3 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में कई सम्मानित हस्तियां शामिल होंगी। It's going to be a new melting between the power of each individual that has always something to communicate and the easiness of artificial intelligence to help that the shape, the form is not a limit for the content. So I think we are going to have many new writers appearing. There's going to be a big transformation, but we don't need to be very fearful. I think that we will continue to be very creative. कार्यक्रम के पहले दिन साहित्यकार स्वर्गीय विनोद कुमार शुक्ल के साहित्य में योगदान को याद किया गया। साथ ही आचार्य प्रशांत की किताब ट्रूथ विदाउट अपॉलजी पर चर्चा आयोजित की गई। कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों में दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल ऑथर अवार्ड्स 2026 भी प्रदान किए गए। भारत और विदेशों के प्रतिष्ठित लेखक, विचारक, कवि, नीति निर्माता, कलाकार और युवा प्रतिभाओं को एक साथ लाकर दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल परंपरा और आधुनिकता के बीच संवाद को बढ़ावा देता ही है, साथ ही साहित्यकारों को एक विशेष मंच भी प्रदान करता है। अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोस डेंडियास से मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक और सुरक्षा से जुड़े व्यापक मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बातचीत के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। उन्होंने रक्षा मंत्री निकोस डेंडियास के बहुमूल्य विचारों और आकलनों की सराहना भी की। आनंद केंद्र द्वारा आयोजित पहले भारत EU फोरम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पारस्परिक संवेदनशीलता का सम्मान करने, आर्थिक विकास और कृषि पद्धतियों के विभिन्न चरणों को पहचानने पर जोर दिया। पीयूष गोयल ने व्यवहारिक और पारस्परिक लाभ वाले परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे दोनों पक्षों को लाभ हो सके। फोरम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने भारत EU ट्रेड डील को शीघ्रता से पूरा करने की संभावना पर विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने इस समझौते का व्यापक स्वागत किया है। ऐसे में जल्द से जल्द इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है, जिससे वैश्विक व्यापार के एक महत्वपूर्ण हिस्से में साझा लाभ प्राप्त होंगे।
इस्लामाबाद की एक मस्जिद में शुक्रवार को हुए बम धमाके की भारत ने कड़ी निंदा की है। इस घटना में जान गंवाने वालों के प्रति भारत ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस तरह की हिंसक घटनाएं पूरी तरह से निंदनीय है। साथ ही भारत ने यह भी कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान अपने सामाजिक ताने बाने को प्रभावित कर रही गंभीर समस्याओं से निपटने की बजाय अपने ही घरेलू संकटों के लिए दूसरों को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें पूरी तरह निराधार और निरर्थक बताया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के आरोप ना तो किसी तथ्य पर आधारित हैं और ना ही इनसे क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। परंपरा और प्रौद्योगिकी के संगम की साक्षी बनी है ओडिशा की धरती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर से लेकर मयूरभंज तक डिजिटल भारत की उड़ान और जनजातीय भारत की जड़ों दोनों को स्वर दिया। ब्लैक स्वान समिट इंडिया में जहां भविष्य की तकनीक पर मंथन हुआ, वहीं जंगलों के बीच राष्ट्रपति का संवाद विकास और प्रकृति के संतुलन का संदेश दे गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की यात्रा पर हैं। शुक्रवार को राष्ट्रपति ब्लैक स्वान समिट इंडिया सम्मेलन में शामिल हुई। भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार की तरफ से आयोजित इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्देश्य प्रदेश को एआई, फिनटेक और इंश्योरटेक के उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करना है। सम्मेलन में राष्ट्रपति ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य ने तकनीक क्षेत्र को भी बदला है, जिसके कारण इनोवेशन में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि देश में डिजिटाइजेशन को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। AI is seen not merely as a technological advancement, but as a strategic tool to enable inclusive growth and expand access to opportunities that have historically been out of reach for large segments of the population. भारत में पहली बार आयोजित हो रहे इस शिखर सम्मेलन में 24 देशों के 1700 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने सम्मेलन के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि आज के समय में फिनटेक लोगों के जीवन का आधार बन चुका है। पूरी दुनिया में भारत के फिनटेक इकोसिस्टम की सराहना हो रही है। Our country is moving towards becoming the world's 3rd largest economy in the near future. This has been possible due to enabling policies of the Government of India, supported by innovations in digital and financial systems. Today, with a simple smartphone and a basic bank account, a woman receives welfare benefits directly in her account. A farmer receives payment on time. For them, fintech is not a technical term. It has become their lifeline. भुवनेश्वर से पहले राष्ट्रपति मुर्मू मयूरभंज जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुई। यहाँ उन्होंने गुडगुडिया और यशोपुर के जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद किया। अपने संवाद में राष्ट्रपति ने कहा कि जंगल हमारे दोस्त हैं। नई पीढ़ी अब पढ़ाई, कौशल विकास और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बस्तर की जनजातीय संस्कृति एक बार फिर राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान दर्ज कराने जा रही है। 7 से 9 फरवरी तक आयोजित होने वाले बस्तर पड्डुम 2026 का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर आदिवासी बहुल बस्तर अंचल में जबरदस्त उत्साह है। कभी नक्सल समस्या से जूझने वाला बस्तर अब बदलाव और विकास के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। स्थानीय लोग इस ऐतिहासिक पल को लेकर उत्साहित हैं। पिछले 4 दशक से बस्तर में जो नक्सल समस्या थी, किस तरह से नक्सल समस्या दूर हुई है, किस तरह का बदलाव हुआ है, थोड़ा बताइए। पहले क्या बस्तर हम लोग बाहर जाते थे तो बस्तर वाले हैं बोलने से न, बस्तर के आदमी है बोल के उनको देख के उनका नाम ही सुन के बाहर वाले डर जाते थे। अरे इन लोग बस्तर के हैं बोल के। बस्तर में पूरा फैला हुआ था नक्सली कि नक्सली क्षेत्र के हैं इन लोग बोल के। अभी ना मतलब नक्सली खत्म होते आ रहे हैं बोल के सुन के उनको भी खुश हो रहा है और हम लोग को भी खुश लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बस्तर था, बस्तर में जो नक्सलियों की जो दहशत थी, किस तरह से बस्तर बदला है, किस तरह से बस्तर विकास हो रहा है? अभी तो सर जैसे कि लोग सुन रहे हैं, आत्मा समर्पण कर रहे हैं और बड़े बड़े जो नक्सली का जो गुट है, बड़ा नेता है, उन लोग मारे जा रहे हैं। हमारी सरकार बहुत उन पर, हमारे मतलब बस्तर पर ध्यान दे रहे हैं, तो उसके कारण नक्सली समाप्त हो रहे हैं। इसलिए हमको खुशी हो रहा है, सरकार बहुत ध्यान दे रही है। बहुत उत्साह, गर्व से उत्साह हो कि द्रौपदी मुर्मू आ रहे हैं
तो पहली बार हमारे जगदलपुर में राष्ट्रपति आ रहे हैं। जो काष्ठ कला का काम चला के हम लोग को समूह द्वारा देश विदेश भेजा जा रहा है। हम लोग देश विदेश से चारों तरफ से घूम फिर करके आके फिर वो चीज़ें हम लोग बच्चे को भी पढ़ा के आगे बढ़ा रहे हैं। तो अच्छा जिंदगी चल रहा है, बहुत अच्छा जिंदगी चल रहा है। तो आप साफ तौर पे सुन रहे थे बस्तर के स्थानीय लोगों को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बस्तर आ रही हैं, जिसे लेकर काफी उत्साह भी है। और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो बस्तर जो पिछले 4 दशक से नक्सलियों की समस्या से जूझ रहा था, अब वो समस्या पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। बस्तर में विकास की बयार बह रही है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बस्तर। ओडिशा में नक्सल विरोधी अभियान को आज बड़ी सफलता मिली है। राज्य के रायगढ़ जिले में 15 और कंधमाल जिले में 4 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। रायगढ़ में सरेंडर करने वालों में वरिष्ठ नक्सली कमांडर निरंजन राउत उर्फ निखिल और 7 महिला कैडर भी शामिल हैं। नक्सलियों ने AK-47 समेत कई हथियार पुलिस को सौंपे हैं। और वहीं कंधमाल के फुलबानी में 4 सशस्त्र नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। पुलिस महानिदेशक YB खुरानिया ने बताया है कि राज्य सरकार की नई आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत मुख्यधारा में लौटने वाले नक्सलियों का स्वागत किया जा रहा है। $15 Naxals in Rayagada districts and 4 in Kandhamal district. They have surrendered before police. In Rayagada district, 2 state committee members, Nikhil alias Niranjan Raut and Ankita alias Rashmita Lenka, along with 13 others, and with large number of firearms including AK-47, SLR, stain guns, 303 and other rifles, they have surrendered before the police. Similarly, 4 Naxals have surrendered before police in Kandhamal district. प्रसिद्ध लेखिका और पत्रकार डॉक्टर दर्शनी प्रिय की पुस्तक प्रधानमंत्री मोदी के अनमोल रत्न का लोकार्पण राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश द्वारा किया गया। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा सदस्य डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता ने की। समारोह में पद्मश्री भूपेंद्र कुमार सिंह संजय, पद्मश्री उर्मिला श्रीवास्तव विशिष्ट भी अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में 35 पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं की गाथाओं को शामिल किया गया है। लेखिका डॉक्टर दर्शनी प्रिय ने विभिन्न राज्यों में जाकर उनकी उपलब्धियों और जीवन से जुड़ी प्रेरक कहानियों को संकलित किया है। आप सबके बीच यहाँ मौजूद इस अवसर पर होना मेरे लिए निजी रूप से सुखद प्रसंग है और उसकी वजह इस पुस्तक का लोकार्पण है, प्रधानमंत्री मोदी के अनमोल रत्न। दरअसल प्रधानमंत्री जी के अनमोल रत्न या रत्नों को एक शब्द में अगर कहा जाए कि ये कौन लोग हैं, तो गीता में जिसे अनासक्त योगी मानते हैं, जो बिना किसी आकांक्षा के अपने काम के प्रति, अपने वसूलों के प्रति, अपने जीवन के मकसद के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, अनवरत श्रम करते हैं, काम को तप के रूप में लेते हैं, साधक के रूप में करते हैं, बिना किसी रिकॉग्निशन, मान्यता, प्रचार प्रसार की आकांक्षा के बगैर। वो ये अनासक्त कर्मयोगी हैं, प्रधानमंत्री मोदी के अनमोल रत्न। खुले रूप से आज कोई आदमी अगर अपना दावा कर सकता है तो 14 के बाद वो खुला पारदर्शी मंच आज उपलब्ध हुआ है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, पहले नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी के जो अनमोल रत्न हैं उनकी बात ही अलग है। कल्पना से जो दूर हो, जिसके बारे में सोचा न हो, जिसकी कोई पैरवी नहीं हो, जिसका नेता से कोई रिकमेंडेशन नहीं हो, जो किसी नेता से परिचित भी न हो और उसको पद्मश्री मिला, वही मोदी के अनमोल रत्न है जिसका जिक्र आज हुआ है। और दिल्ली पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के दौरान उन अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर हथियारों के साथ अपनी पोस्ट डालकर लोगों में दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। दक्षिणी रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त SK जैन ने कहा है कि दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ अपनी तस्वीरें साझा करने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में 500 से अधिक टीमों और 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को लगाया गया।
पुलिस ने 6000 से अधिक सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच की, जिसके आधार पर 83 आरोपियों को पकड़ा गया और 61 एफआईआर दर्ज की गई। ऑनलाइन सोशल मीडिया में बढ़ते हुए गन कल्चर और आपराधिक कल्चर को रोकने के लिए ये ऑपरेशन शस्त्र चलाया गया। करीब 61 एफआईआर इन पे दर्ज की गई, जिसमें करीब 83 एक्यूज्ड पकड़े गए हैं। 83 में 16 हमारे सीसीएल हैं और 67 अडल्ट मेजर हैं। इनके पास से करीबन 82 वेपन्स की बरामदगी हुई है और साथ ही साथ 93 लाइव राउंड और कार्ट्रिजेस बरामद किए गए हैं। और वहीं नॉर्दर्न रेंज के ज्वाइंट सीपी विजय सिंह ने बताया है कि यह अभियान पूरी दिल्ली में चलाया जा रहा है और उनके भी रेंज में अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है ताकि जनता को भयमुक्त किया जा सके। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। ऑपरेशन शस्त्र को लेकर के दिल्ली पुलिस एक बार फिर से अलर्ट है और लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। जो सोशल मीडिया पर बैड एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। क्या कुछ ताज़ा अपडेट है उस पर बात करेंगे। विजय सिंह साहब जॉइंट सीपी हैं। सर, कैसे पूरी की पूरी नकेल कस रहे हैं, जो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, बरगला रहे हैं? देखिए, ये गैंग जो है, ये जो वेपन वाला जो कल्चर है यूथ में जो देखा गया है, उसमें हम कार्रवाई जो कर रहे हैं उसमें या तो कोई इन्फॉर्मेशन दे हमें तो हम रेड करते हैं, उसको पकड़ते हैं और उस अकॉर्डिंगली लीगल एक्शन लिया जाता है, या फिर सोशल मीडिया पे अगर कोई इस तरह का फ्लॉन्ट करता है फायर आर्म्स और ब्रांडिश करता है वेपन और विद सॉन्ग्स भी देखे गए हैं कई केसेस में, तो उनको सोशल मीडिया पे स्कैन किया जाता है और उनकी जो है उनके आइडेंटिटी निकाल कर उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाता है। नॉर्दर्न रेंज की अगर बात करें तो हमने हाल फिलहाल में 10 केसेस रजिस्टर किए हैं और उसमें 13 अरेस्ट किए हैं और इसमें 27 फायर आर्म्स रिकवर किए हैं। काफ़ी बड़ी मात्रा है ये। और एमुनिशन 52 ये जो रिकवरी हुई है। और जो ये एज है, वल्नरेबल एज 17, 19, 21, 20 इस तरह की एज के ज़्यादातर ये लड़के हैं, जिनमें कुछ केसेस में तो ये भी पाया गया कि उनके खिलाफ प्रीवियसली भी केस रजिस्टर्ड हैं, तो वो भी देखा गया। तो वो अपने इलाके में दहशत बनाने के लिए, अपने आप को इन्फ्लुएंस करने के लिए, या किसी कोई और राइवलरी है किसी ग्रुप के साथ उनकी, उसको काउंटर करने के लिए दिल्ली पुलिस की जो है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रही है, उसमें हमने ये अच्छा एक इफेक्टिव एक्शन लिया है। इस तरह से बताया कि इनको रोकने के लिए लगातार ऑपरेशन शस्त्र चल रहा है और आने वाले समय में इसको और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन पीयूष के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और भारत ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। प्रतियोगिता के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से मात दी। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 411 रन बनाए। ये अंडर 19 विश्व कप फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर रहा। भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों पर 175 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने अपनी रिकॉर्ड तोड़ पारी में 15 चौके और 15 छक्के लगाए। यह अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में सर्वोच्च निजी स्कोर रहा। वहीं उन्होंने यूथ वनडे में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। कप्तान आयुष महात्रे ने 53 रन की पारी खेली। अभिज्ञान कुंडू ने 40 और कनिष्क चौहान ने 37 रनों का योगदान दिया। 412 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 311 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की ओर से फैल्कनर ने 115 रनों की पारी खेली। वहीं बेन डॉकिंस ने 66 रन बनाए। भारत के लिए RS अमरीश ने 3 और दीपेश देवेंद्रन ने और कनिष्क चौहान ने 2-2 विकेट लिए। भारतीय टीम ने छठी बार यह खिताब अपने नाम किया। भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप छठी बार जीतकर इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की है। आयुष महात्रे की कप्तानी में भारतीय टीम ने अजय रहते हुए खिताब जीता। इस जीत के बाद पूरा देश टीम इंडिया को बधाई दे रहा है। अंडर 19 टीम को बधाई देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2026 को रिकॉर्ड छठी बार जीतने पर भारतीय टीम को हार्दिक बधाई। पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहते हुए टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का नाम रोशन किया। मैं प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय क्रिकेट
और भी तरक्की करेगा। अंडर 19 विश्व कप जीतने पर उपराष्ट्रपति ने भारतीय टीम को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जिम्बाब्वे के हरारे में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप ट्रॉफी जीतने पर भारत के युवा चैंपियंस को हार्दिक बधाई। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि भारत ने रिकॉर्ड 6ठी बार यह खिताब अपने नाम किया है। रिकॉर्ड तोड़ पारी के लिए युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी की विशेष सराहना। मैं कप्तान आयुष महात्रे और पूरी टीम को देश के लिए इस गौरवपूर्ण क्षण पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टीम को बधाई देते हुए लिखा, भारत का क्रिकेट टैलेंट चमका। वर्ल्ड कप घर लाने वाली हमारी अंडर 19 टीम पर गर्व है। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला और शानदार प्रदर्शन किया। ये जीत कई युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरित करेगी। खिलाड़ियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।